चैनल। मैं एसके सुदर्शन। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी के पार्ट 3 वीडियो को देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की विभिन्न गतियों के कारण। आखिर विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की गति जो होता है अलग अलग क्यों होता है, तो उसका क्या कारण है। आखिर उसका वेग अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में पढ़े थे कि अभिक्रिया जो है कोई एक अभिक्रिया जो अतिमंद गति अभिक्रिया था, एक तात्क्षणिक था और एक क्या था, माध्यम गति अभिक्रिया। तो ये तीनों अभिक्रियाओं की गति जो था अलग अलग था। तो इसी को पढ़ना है कि आखिर विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की गति अलग अलग क्यों होता है। तो गति को पता करने के लिए हम लोग को अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उस पर विचार करना होगा कि आखिर अभिकारक कैसा है। कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जिसकी रिएक्शन बहुत तेजी से होती है, और कुछ ऐसे अभिक्रिया होती हैं जिसमें अभिकारक वैसा होता है जिसके कारण उसका वेग बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं AgNO3 प्लस NaCl यानी सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है, ये पहले क्या टूटेगा, Ag प्लस NO3 माइनस, और ये जो है Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। और क्लोरीन और सिल्वर में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये दोनों मिलकर के बना लेता है AgCl। और सोडियम प्लस और NO3 माइनस, ये दोनों जो है आपस में मिलकर बना लेता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूसरा है H2 प्लस O2। ये दोनों को जब अभिक्रिया कराया जाता है तो बनाता है H2O। इसको संतुलित कर देते हैं, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो 2 से गुना कर देते हैं। हाइड्रोजन अब 4 हो गया, इसलिए यहाँ 2। तब इस अभिक्रिया में जैसे यहाँ सिल्वर क्लोराइड बनाने के लिए AgCl बनाने के लिए यहाँ पहले आयन टूटा था, इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन जो है एक बंधन के द्वारा बंधा होता है, ऐसे कोवैलेंट बंधन, सहसंयोजिक बंध। और ऑक्सीजन भी आपस में इस तरह जुड़ा होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब दोनों में अभिक्रिया होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन बंधन, और यहाँ पे दोनों के बीच ये दोनों बंधन फ्यूजन होता है, टूटता है। इसके बाद आपस में मिलकर और H2O का निर्माण करता है। तो इसे टूटने के लिए वहां पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह जो है क्या है, आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक में किसी भी प्रकार की बंधन को तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि यह विलयन में पहले से ही टूटा होता है। लेकिन कोवैलेंट यानी सहसंयोजी बंध वाले अणु या यौगिक, उसमें जब तक ऊर्जा नहीं दीजिएगा
तब तक वह नहीं टूटता है। जैसे एक और है, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन से बना लेता है HCl। हाइड्रोजन कितना है, एक, और यहाँ पे दो बैठा देते हैं, संतुलित हो गया। तो यहाँ जब प्रकाश मिलता है तब यहाँ HCl का निर्माण करता है, यानी प्रकाश एक तरह से इसको क्या दिया, ऊर्जा दिया। जैसे क्लोरीन इसी तरह जस्ट बंधा होगा, और हाइड्रोजन ऐसे। तो इसे तोड़ने के लिए क्या मिला, प्रकाश मिला। जब तक उसे प्रकाश नहीं दीजिएगा तब तक वह जो है क्या, HCl में परिवर्तन नहीं होता। जब तक उसे ऊर्जा नहीं दीजिएगा तब तक HCl में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको मालूम चल रहा है कि आयनिक यौगिक जो है जब अभिक्रिया करता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। किस लिए, बंधन को तोड़ने के लिए। लेकिन कोवैलेंट यौगिक यानी सहसंयोजी बंध वाले यौगिक में क्या, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल में क्या समझा है। तो इससे हम लोग को मालूम चल रहा है कि अभिक्रिया की विभिन्न गतियों के कारण आखिर अलग अलग क्यों होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में बंधों का टूटना एवं नए बंधों का निर्माण होना होता है। किसी भी अभिक्रिया में नए बंधों का बनना और जो पहले से बंध होता है उसे टूटना जरूरी होता है, आवश्यक होता है, तभी अभिक्रिया होगा। तो हम देखते हैं कि इसका आखिर कौन कौन कारण है, उसे लिखाते हैं। इसमें सबसे पहली बात है क्या, कि इसमें सबसे पहली बात है कि आखिर किसी भी अभिक्रिया में बंधों का टूटना एवं बंधों का बनना जरूरी होता है। तो पहला यहाँ लिख देते हैं कारण, कि किसी भी अभिक्रिया में बंधों का टूटना एवं बंधों का बनना होता है, एवं नए बंधों का बनना एवं नए बंधों का बनना होता है। पहली बात कि लेकिन क्या है कि किसी भी बंधन को टूटने के लिए, यानी अलग अलग बंधों को टूटने के लिए अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिसमें बंधन को टूटने के लिए, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें बंधन को टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरा, कि विभिन्न प्रकार के बंधों को टूटने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के बंधों को टूटने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन नए बंधन बनने के लिए क्या,
इसी प्रकार जस्ट नए बंधन को बनने के लिए जब नए बंधन का निर्माण होता है तो अलग अलग मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। बंधन को टूटने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन जब नए बंधन का निर्माण होता है तो वहां से ऊर्जा क्या होता है, रिलीज होता है, मुक्त होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे तीसरा, इसी प्रकार नए बंधों को बनने में इसी प्रकार नए बंधों को बनने में इसी प्रकार विभिन्न होगा यहाँ पे, इसी प्रकार विभिन्न नए बंधनों या बंधों को बनने में अलग अलग मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है। क्या हुआ, लेकिन आयनिक यौगिकों में बंधन को तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आयनिक अभिक्रिया में बंधनों को टूटने के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि यह जो है विलयन में पहले से ही टूटा होता है। क्योंकि यह विलयन में पहले से ही टूटा होता है। जब यह विलयन में पहले से ही टूटा होता है तो इसे कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं, जब बंधन को टूटने के लिए इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगा तो ये कोवैलेंट से बहुत जल्दी हो जाएगा, पहले हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः आयनिक अभिक्रिया में क्या तीव्र गति होता है या बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः आयनिक अभिक्रिया अत्यंत तीव्र होता है। इसमें यहां तक हम पढ़े हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। किस लिए, बंधन को टूटने के लिए। तो जब बंधन को टूटने के लिए किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा है, तो यह बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम इस पहला तो हुआ कि बंधों का टूटना एवं बंधों का बनना, लेकिन एक अभिक्रिया की गति को अलग अलग होना एक सक्रिय ऊर्जा पर भी निर्भर करता है। क्या, यहां लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की गति विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया लिखेंगे, विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की गति अलग अलग
अलग अलग होने का दूसरा कारण सक्रियण ऊर्जा भी होता है। इसमें हम लोग पढ़े कि बंधों का टूटना, बंधों का बनना इसका मुख्य कारण, लेकिन एक और कारण है कि सक्रियण ऊर्जा के कारण भी अभिक्रिया, विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की गति जो है अलग अलग होता है। तो अब इसमें बात आता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या है। तो सक्रियण ऊर्जा को इसी चैप्टर में किसी अगले वीडियो में पढ़ना है, जहाँ पे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में परिभाषा और इसके क्या क्या उपयोग है, इस सभी को, इसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है। इसलिए सक्रियण ऊर्जा को हम इसी चैप्टर के किसी अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो अगर यहाँ पर भी जानना चाहते हैं तो थोड़ी सी बताते हैं। सक्रियण ऊर्जा, जैसे किसी अभिक्रिया को अगर होना है और उसमें उसे इतना ऊर्जा नहीं है कि वह हो पाए, तो उसे अगर हम ऊर्जा दे देते हैं और वह अभिक्रिया हो जाता है, तो जो ऊर्जा उसे दिए वही सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। जैसे H2 प्लस Cl2 से बना था क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो उसे हम वहां पे प्रकाश दिए थे, एक प्रकार के प्रकाश क्या ऊर्जा है। तो प्रकाश जब दिए, तो प्रकाश जैसे ही दिए HCl का निर्माण हुआ, तो वहां पे प्रकाश क्या, सक्रियण ऊर्जा का काम किया। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखेंगे कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है। तो इसे हम किस तरह समझ सकते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया की दर हम उसे कहते हैं जब कोई अभिक्रिया किसी इकाई समय अंतराल में यदि किसी अभिक्रिया का अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में कुछ परिवर्तन हो जाता है, तो उसी परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी इकाई समय में, छोटी सी समय में, बहुत कम समय में किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वह रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है। तो इसे इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है क्या, कि इकाई समय अंतराल में किसी अभिक्रिया
किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद यानी प्रतिफल, अभिकारक या उत्पाद जिसको बोलते हैं प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो इसको हम जान गए कि किसी भी यानी बहुत कम समय में यानी इकाई समय अंतराल में किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद यानी प्रतिफल की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो अब इसमें आता है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग पहले जान चुके हैं कैसे होता है, क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक साथ मिलता है तो वहां पे क्या होगा, अभिक्रिया होगा। और अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक होता है जिसके फलस्वरूप प्रतिफल का निर्माण होता है और प्रतिफल का निर्माण होगा, लेकिन उसमें अभिकारक जो है अभिकारक के द्वारा ही होगा। तो एक छोटी सी और बात जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसको जो है छोटा r यानी स्मॉल r से इसे डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इसे हम लिख देते हैं, इसे छोटा r के द्वारा सूचित किया जाता है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि अभिक्रिया है क्या। तो कोई अभिक्रिया को मान लेते हैं, माना कि अभिक्रिया क्या है, अभिकारक से कोई प्रतिफल बनता है। अभिकारक से क्या होता है, अभिक्रिया होता है जिसके द्वारा उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है। उत्पाद को बोल सकते हैं, प्रतिफल बोल सकते हैं। तो अभिकारक यानी रिएक्टेंट, जिसको हम R भी कह सकते हैं, R से सूचित कर सकते हैं। उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं, तो इसे P मान लेते हैं। अब क्या है कि किसी भी अभिक्रिया में जब कोई रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो उसमें अभिकारक की सांद्रता यानी रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी हो जाती है। क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका मान जो है क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मान घट रहा है तो निगेटिव होगा। लेकिन उत्पाद की सांद्रता जो होती है बढ़ जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वह धनात्मक हो जाता है। तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाता है जिसके कारण वह प्लस में होगा, और अभिकारक की सांद्रता घट जाती है जिसके कारण वह माइनस में होगा। तो एक और बात है कि इसकी अगर हम देखें R यानी क्या, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसका हो सकता है R बराबर क्या,
आर बराबर लिख सकते हैं कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन y क्या इकाई समय अंतराल, यानी क्या यहाँ हो जाएगा समय अंतराल, या समय में परिवर्तन, है ना, समय में अंतराल या परिवर्तन, इसी को लिख सकते हैं परिवर्तन। तो अब क्या है, अभी हम जस्ट बताएं कि अभिकारक की सांद्रता घट जाती है जिसके कारण वह जो है क्या माइनस में, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है जिसके कारण वह क्या होगा प्लस में होगा। तो इसको हम किस तरह से दर लिख सकते हैं और किस तरह से इसका दर लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसको मिटाते हैं ताकि इसके एग्जाम्पल को या इसके दर को किस प्रकार समझा, सो यहाँ देखिए। अभी हम बोले कि अभिकारक की सांद्रता यानी अभिकारक की रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम निकालेंगे दर, अभिकारक के दर निकालेंगे, आर निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा क्या, जैसे इसका पहले सांद्रता क्या आर है, और जब इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा तो उसको हम मान लेते हैं डेल्टा आर। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर, और समय पहले इसका टी था, तो जब समय में परिवर्तन होगा, समय अंतराल में परिवर्तन होगा, तो उसे मान लेते हैं डेल्टा टी मान लेते हैं। और ये है क्या, आर क्या है अभिकारक। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि अभिकारक की सांद्रता कम हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और अब निकालते हैं प्रोडक्ट यानी प्रतिफल का। तो प्रतिफल के हो जाएगा आर बराबर क्या, इसका क्या है पी है, इसका क्या है पी है, तो इसका परिवर्तन होगा तो डेल्टा पी हो जाएगा। ये आर था तो इसके परिवर्तन के बाद डेल्टा आर, ये जब पी है तो इसको डेल्टा पी कर लेते हैं, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ पी बाई डेल्टा टी। और यह जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या चीज होता है प्लस में होता है, जिसके कारण यह हो जाएगा प्लस, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी अभिक्रिया को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया की हम दर को निकाल सकते हैं। इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। या तो आप ऐसे लिखिए इसको या इस तरह से लिखिए, दोनों एक ही है, किसी तरह से बनाइएगा, दोनों में से दोनों सही है। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में एक रिएक्शन है, पहला ए प्लस बी से बना लेता है सी प्लस डी। यह जो है क्या, यह अभिक्रिया हुआ ए और बी में और सी और डी बन गया। तो सी और डी बन गया तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इसका कैसे निकलेगा,
तो जस्ट इसी के जैसा निकलेगा। जैसे देखिए क्या होगा कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक दोनों है, ए और बी दोनों अभिकारक है, तो आर बराबर लिख सकते हैं क्या, यह अभिकारक है तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा, वहां पे आर था इसलिए आर लिखे थे, यहाँ ए है अभिकारक इसलिए डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और ये अभिकारक था जिसके कारण माइनस में था, तो यहाँ भी अभिकारक है तो यहाँ माइनस में होगा कॉमन। अगर बी के लिए निकाले आर, तो बी के लिए आर बराबर क्या होगा, डेल्टा वी वाई क्या, डेल्टा टी, और ये भी अभिकारक है तो ये भी माइनस में होगा। अब आते हैं प्रतिफल की तरफ। जैसे प्रतिफल इसमें पी था और इसमें सी और डी है, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर, यहाँ डेल्टा क्या है, सी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बाई डेल्टा टी। ये प्रतिफल है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगेगा, और इसको डी के लिए हो जाएगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी बाई डेल्टा टी, यानी ऐसे होगा। इस तरह से हम लिखें, और जब इसके रूप में लिखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं इसी को, आर बराबर माइनस में हो जाएगा ये दोनों, डेल्टा इस प्रकार हो जाएगा, ये दोनों माइनस और ये दोनों प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह इसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी दर इस प्रकार लिखाएगा इस अभिक्रिया को, कहा ना। तो अब एक और रिएक्शन देते हैं कि होता क्या है कि जैसे इसकी अगर सांद्रता देखा जाए तो इसका कुछ नहीं तो क्या आगे एक है, एक है, एक है, एक है, तो सबकी सांद्रता क्या एक है। अगर एक से हम इसमें भाग भी देते हैं तो 10 का 10 रहेगा ऐसा ही। जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल कि 2a प्लस 2b बन जाता है 3c प्लस 4d, इसका निर्माण हो गया। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, तो जस्ट इसी की तरह निकलेगा, लेकिन इसकी जो सांद्रता है यस सांद्रता से भाग दिया जाता है, क्या सांद्रता से भाग दे दिया जाता है। तो अगर हम इसको निकालें तो ए क्या अभिकारक है, बी भी अभिकारक है, सी और डी प्रतिफल है। तो अगर ए का हम दर निकाले, आर निकालें, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, आर बराबर क्या, ये दो है, दो क्या है सांद्रता। अभी हम जस्ट बताएं कि किसी भी अभिक्रिया की अगर सांद्रता है और उसका दर लिखना है तो सांद्रता से भाग दे दिया जाता है। तो इसका भाग देंगे क्या, दो सांद्रता है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 यानी भाग दे दिए, और यहाँ हो जाएगा ए को क्या परिवर्तन के बाद डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए बाई डेल्टा टी, लेकिन ये क्या है अभिकारक है और अभिकारक के लिए माइनस में, इसलिए माइनस, ठीक है। अब बी के लिए अगर निकालेंगे तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, आर बराबर माइनस 2 से भाग देंगे इसको भी तो 1/2 डेल्टा बी हो जाएगा, यहाँ पे अभिकारक है, और यहाँ डेल्टा टी हो जाएगा। प्रतिफल के लिए, तो प्रतिफल के लिए अगर निकालेंगे सी के लिए केवल, तो सी के लिए यहाँ हो जाएगा आर बराबर 1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बाई डेल्टा टी। यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि यह जो है प्रतिफल है। अब डी के लिए निकालेंगे
तो R बराबर 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ d/dt, यानी यहाँ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि ये भी प्रतिफल है। तो इसी को हम एक और रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे इसको लिखे थे इस तरह से हो गया। इतना पर भी आंसर सही है, यहाँ भी आंसर सही है। इस तरह भी बना सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं इस प्रकार जो ऊपर लिख रहे हैं। इसी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं R बराबर क्या, माइनस, सबके R को क्या कॉमन ले लेंगे, सबको R को निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, R बराबर -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A बाई डेल्टा T बराबर, फिर यह आ जाएगा -1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ V बाई डेल्टा T, और फिर आ जाएगा 1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बाई डेल्टा T, और D वाला भी यहाँ आ जाएगा इक्वल 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D बाई dt डेल्टा T, है ना। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व किए हैं। तो इसी प्रकार अगर अभिक्रिया को दे दिया जाए तो, जैसे इसको तो हम A+B के रूप में अभिक्रिया बना करके दे दिए, लेकिन एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आएगा तो देते हैं उसके। इसका आंसर जो है, दूसरा एग्जाम्पल का आंसर यहाँ भी हो गया और ये भी है, यहाँ तक भी आंसर सही है। ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया है। तीसरा एग्जाम्पल देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है N2 + H2। तीसरा एग्जाम्पल N2 यानी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके बना लेता है क्या, N2 यानी नाइट्रोजन और H2 यानी हाइड्रोजन से बना लेता है NH3। लेकिन कितना इसको संतुलित कर दिया गया है, तो यहाँ अगर हम 2 बैठा दें तो 2 6 6, यहाँ 3 बैठाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार अगर अभिक्रिया है, उदाहरण में अगर किसी एग्जाम्पल या प्रश्न में ऐसा दे दिया जाए कि N2 + 3H2 से बनता है 2NH3, जिसको अभिक्रिया की दर निकालिए, जिसका अभिक्रिया की दर निकालिए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, R बराबर ये क्या है, दोनों अभिकारक है, तो R बराबर डेल्टा उसमें A था तो उसको क्या A लिखे थे, यहाँ A की जगह क्या है, N2 है, तो डेल्टा यहाँ क्या हो जाएगा N2, और समय में परिवर्तन हो रहा है तो डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ सांद्रता 1 है तो 1 यहाँ छुपा हुआ है, 1 से भाग देंगे तो जस्ट यही होगा, लेकिन अभी कारक है इसलिए यहाँ माइनस। और इसी तरह अगर हम इसका निकालें तो इसकी सांद्रता कितना है, 3, तो 3 से भाग देंगे तो 1/, यहाँ हो जाएगा R बराबर 1/3, और यहाँ डेल्टा, यहाँ N2 था तो N2 लिखे थे, यहाँ H2 है तो यहाँ H2 हो जाएगा बाई डेल्टा T। ये भी अभिकारक है इसलिए ऋणात्मक, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या होता है, घट जाता है अभिक्रिया के दौरान, इसलिए माइनस में। ठीक है। अब है क्या, प्रतिफल NH3, 2NH3 जो है प्रतिफल है, तो इसकी सांद्रता 2 है तो 2 से भाग देंगे 1/2 R बराबर, और डेल्टा परिवर्तन होगा तो हो जाएगा क्या, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ NH3
बाई डेल्टा टी। इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि यह जो है क्या है, प्रतिफल है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यह जो है यहाँ पर भी आंसर हो गया, या फिर दूसरे बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर माइनस एन डेल्टा बाई डेल्टा टी बराबर -1/3 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ H2 बाई डेल्टा टी इक्वल 1/2 एक्टिव मास ऑफ NH3 बाई डेल्टा टी। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम देते हैं जो 4 में है, क्या कि SO2 को जब हाफ O2 के साथ, क्या SO2 को जब हाफ यानी 1/2 O2 यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो निर्माण हो जाता है SO3 गैस का निर्माण हो जाता है। तो इसका जब निर्माण हो गया तो इसका क्या होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसा होगा, तो इसका ऐसे बनाएंगे, इसकी सांद्रता कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो जस्ट हो जाएगा वही। तो R बराबर हम लिख सकते हैं डेल्टा, इसमें देखेंगे यहाँ पे N2 था, तो N2 यहाँ परिवर्तन होगा तो क्या होगा, परिवर्तन के बाद डेल्टा में हो जाएगा परिवर्तन, तो डेल्टा SO3 बटे डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। और यह क्या अभिकारक है इसलिए माइनस, और इसको ही निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा क्या, इसको 1/2 यानी इस सांद्रता से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ O2 बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखेंगे कि यह क्या है, अभिकारक है इसलिए माइनस में। ठीक है, इसके बाद R बराबर ये प्रतिफल है, तो प्रतिफल को हम लिख सकते हैं डेल्टा SO3 को डेल्टा एक्टिव मास ऑफ SO3 बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसको एक तरह से और लिख सकते हैं जैसे इसको लिखे थे, R बराबर माइनस डेल्टा SO3 बाई डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल यानी बराबर -2 डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा SO3, यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ SO2 होगा, सॉरी यहाँ पे गलती से लिखा गया था, यहाँ क्या हो जाएगा SO2 हो जाएगा। ठीक है, SO2 यहाँ SO2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा डेल्टा SO3 बाई डेल्टा SO3 एक्टिव मास ऑफ डेल्टा टी। तो यह जो है इस प्रकार इसको हम, यह जो है इसका आंसर हुआ। ठीक है, इसका आंसर ही इसका ही। तो इस प्रकार हम किसी भी अभिक्रिया, चाहे जितना अभिक्रिया हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या दर निकाल सकते हैं। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी शब्द में, कहीं पर, किसी स्टेप में, तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो लाइक जब करते हैं तो लाइक करने से जो हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उसका अंदर से जो है और शक्ति बढ़ जाता है, जिसके कारण वीडियो बनाने की और इच्छा जागता है। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट